जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति के लिए जो 3 समीकरण दिया गया है, तो हमने बताया था आपको 9th क्लास जब शुरू किए थे हम लोग फिजिक्स की, यानी अब आप लोग ऑफिशियल रूप से फिजिक्स की स्टार्ट कर चुके हैं, फिजिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। तो उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ न्यूमेरिकल बनाने में बच्चे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं इसका स्पेशल वीडियो अपनी स्टाइल में बनाने के लिए सोचा। तो गति के लिए ये 3 समीकरण है, ये तीनों समीकरण हमारा यहाँ है। समीकरण ये कहता है कि v = u + at, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2ac। तो ये जो 3 समीकरण है ये हमें क्या करने में मदद करता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ये तीनों समीकरण हमें मदद करती है किस काम के लिए, कि ये जो पैमाना है गति से संबंधित, चैप्टर का नाम गति है, तो गति से संबंधित जितने भी पैमाना है, जितने भी पैरामीटर है, उसमें दूरी, वेग, त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है, यही संबंध बताने का काम ये समीकरण करती है। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं, मतलब जितने भी चर यूज हुए हैं, u, v, s, t, a, सब के बारे में हम लोग अभी जो है देखते हैं कि ये क्यों हुआ है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। v क्या होता है? अंतिम वेग। s क्या होता है? या तो दूरी या विस्थापन। दोनों के लिए देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और समय के लिए t का और त्वरण के लिए a का। तो अब हम लोग एक एक करके ये सारा फॉर्मूला को जो है प्रूफ करेंगे। 2 मेथड से करेंगे, एक मैथमेटिकल मेथड से और दूसरा हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको ग्राफ के द्वारा जो है मतलब समीकरण को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग जल्दी से पहले समीकरण को सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे इसको करेंगे। गति के लिए ये पहला समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग वेग समय जो है समीकरण बोलते हैं। पहले समीकरण को वेग समय समीकरण बोला जाता है। जो पहला समीकरण देखिए वहां पे क्या है हमारा, v = u + at। तो हमने आपको सभी का जो है सभी वेरिएबल के बारे में बता दिया है। तो देखिए ये सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिद्ध हम लोग कैसे करते हैं, इसे समझिए कि त्वरण की परिभाषा आपको पता होगा। हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, यानी फिजिक्स की भाषा में जब भी रेट ऑफ लग जाए, दर लग जाए, तो यानी उसके नीचे जो होगा हर में आपका समय होंगे। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब ही होता है कि समय नीचे होगा। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये देखिए, त्वरण को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और वेग में परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग को जो हम लोग सूचित करते हैं v से, माइनस प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं हम लोग u से। ठीक है, और लिया गया समय को सूचित करते हैं, समय को हम लोग सूचित करते हैं t से। तो चलिए हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख लें कि a = क्या होगा, अंतिम वेग हमारा है v माइनस प्रारंभिक वेग है u, a = v - u/t। तो अब देखिए इसको जब हम लोग रीअरेंज करें, क्योंकि हमको समीकरण में आपको बाएं साइड यानी सब्जेक्ट v को बनाना है, तो पहले हम लोग t को ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, नहीं कुछ है तो बटे 1 डालेंगे। t × a क्या हो जाएगा हमारा, at = v - u। क्योंकि v को हमको सब्जेक्ट बनाना है तो अभी पहले इसको उलट पुलट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी v - u = हमारा at लिख लेते हैं। इसको LHS को पूरे LHS को RHS में लिख दिया, RHS को पूरे LHS में लिख लिए, इसलिए हमें जो है चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो v - u = at। जब हम v को पकड़ के रखेंगे तो u माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा, यानी बॉर्डर के जब भी पार जाता है तो अपना चिन्ह को, जात को चेंज करके जाना होता है। तो माइनस दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारा, +u, तो यानी u + at। तो हमारा पहला समीकरण जो है सॉल्व हो गया। और यह समीकरण जो हमें क्या किसके बारे में बतलाती है, यह समीकरण हमें बताती है वेग और समय के बारे में। को नोट भी कर लीजिए कि इस समीकरण का उपयोग किसी वस्तु का वेग
किसी वस्तु का वेग त्वरण a प्राप्त करने के लिए लिया गया समय t को निकालने में होता है। हम लोगों ने पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव कर चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरा समीकरण यानी गति के लिए दूसरा समीकरण, जिसको कि विस्थापन समय समीकरण बोला जाता है, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए जैसे पहला हम लोग जब किए थे तो त्वरण से गए थे, त्वरण की परिभाषा से पहला समीकरण सिद्ध किए। तो इसमें हम लोग औसत वेग और दूरी दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि विस्थापन समय समीकरण की बात हो रही है तो विस्थापन भी दूरी से रिलेटेड है और वेग भी विस्थापन से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को लेकर चलना होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर ले। तो औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग, जिसको कि हम लोग v से सूचित करते हैं बाई 2, यानी कि ये देखिए औसत वेग के लिए प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे औसत चाल होता है तो कुल चला हुआ दूरी यानी कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, वहां औसत चाल होता। औसत वेग हमारा u प्लस v बाई 2 है। इसको चलिए हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी v एवरेज, ए बी फॉर एवरेज। ठीक है, इससे हम लोग इसको सूचित करते हैं औसत वेग को। ठीक है, अब देखिए दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? औसत वेग गुना समय। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है औसत वेग गुना समय। अब कहिएगा औसत वेग क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला आया? तो मैं ये भी आपको जो है वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, अंत तक जुड़े रहे। ठीक है, औसत वेग हम लोग समीकरण 1 से उठा लेते हैं। औसत वेग हमारा क्या है? u प्लस वी बाय 2 इंटू हो गया समय। ठीक है, अब देखिए करना कुछ नहीं है कि ये जो v है ना, v का जो मान है हम लोग समीकरण 1 में जो v का मान है यानी u प्लस ए टी, इसको हम लोग इस जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में गति के पहला नियम का, गति के पहले समीकरण का v का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे। तो इसमें v का मान क्या है? u प्लस ए टी है। देखिए कि s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी था। ठीक है, तो v का मान यानी कि समीकरण 2 में, इस पूरे समीकरण 2 में ये v के मान के जगह ये कौन सा देंगे? पहले समीकरण का v का मान रखेंगे। तो u प्लस v के जगह हम क्या लिखेंगे? वहां देखिए u प्लस ए टी, u प्लस ए टी बाय हो जाएगा आपका 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में देंगे हम, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारा u प्लस यू, 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। तो अब इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। जब t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ut। ठीक है, 2ut पूरा लिख लेते हैं। s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2ut। देखिए क्योंकि ये t जो है हमारा, ये t इससे भी गुना होगा और इससे भी होगा, इस टर्म से भी, तो हो जाएगा a t का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब देखिए s इक्वल टू, या भी दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग हमको करना होगा। तो देखिए 2ut बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर s बचा हुआ है। देखिए ये आपका s बचा हुआ है, s इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा हुआ है? ut, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1/2 है। देखिए ये 2 यहाँ पे 1/2 है, यानी ऊपर नहीं कुछ होता है तो 1 होता है गुणांक में, 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये समीकरण भी हमने प्रूफ कर लिया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरे समीकरण को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जो गति के लिए दिया गया था उसे हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था, तो अब हम लोग तीसरा करेंगे। तो गति के लिए तीसरा समीकरण को वेग विस्थापन समीकरण कहा जाता है। या तो ये आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिखेंगे, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, सब एक ही बात है, सब एक दूसरे में क्या है? रीअरेंजमेंट हुआ है, इसके लिए घबराना नहीं है। क्या करना होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों समीकरण में समय है।
ठीक है, दोनों समीकरण में समय यानी कि t है और इस समीकरण में t नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि ये तीनों समीकरण जो है, ये तीनों समीकरण ये सभी चारों पैरामीटर, चारों पैमाना के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो जाहिर सी बात है जब उसमें t नहीं है तो उस t को विलुप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से करेंगे t विलुप्त, और जो निकलेगा उसको दूसरा समीकरण में जो है चिपका देंगे, मेरा तीसरा निकल जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो चलिए देखिए कितना आसान है, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण से, ठीक है, पहला समीकरण क्या है आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या करेंगे, t को विलुप्त करेंगे। तो t को विलुप्त करने का मतलब क्या हुआ, t को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। तो इसको देखिए सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, b, u को इधर लाएंगे तो माइनस यू, b माइनस यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए टी। चलिए इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, v माइनस यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए टी। ठीक है, ए टी को हम बाएं तरफ कर लेते हैं पहले, क्योंकि बाएं तरफ सब्जेक्ट को रखने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो v माइनस यू हमारा हो गया। जब t को पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू बाई ए। तो इसको आप अभी समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। तो इस t का मान को दूसरे वाले समीकरण में चिपका दीजिए। ठीक है, तो t का मान को गति के लिए दूसरा समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो रख दिए। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको समझिए कैसे करेंगे, s इक्वल टू u के जगह पर हम u देंगे, t के जगह पर हम पूरा का पूरा ये t का वैल्यू जो है v माइनस यू, ठीक है, तो v माइनस यू बाई ए इसको रखेंगे। ठीक है, प्लस 1/2 देंगे, फिर a देंगे। अब t के जगह पे फिर वही काम करेंगे, b माइनस यू का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये वाला चीज़ रखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको फिलहाल अभी हम मिटा रहे हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण में रखने पर, यही था समीकरण में रखने पर। तो देखिए s इक्वल टू, अब देखिए u इंटू वी क्या होगा, यू वी, u इंटू यू माइनस यू स्क्वायर बाय ए, इसको इस तरह से लिख लिए। फिर प्लस 1/2 तो देंगे ही देंगे। ठीक है, 1/2 दे दिए, फिर हम a भी दे देंगे। अब देखिए v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो ये हमारा a का स्क्वायर तो नीचे में a स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, v माइनस यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। ठीक है, तो इसके जगह पर हम ये चीज़ को चिपकाने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ये लिखेंगे, बाय क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए uv माइनस यू स्क्वायर बाय a प्लस 1/2 a बाय a स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये a ऊपर में भी है, 2 ठो ये यहाँ पे, यानी a इंटू ए है, तो एक a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर बचा है सिर्फ a, यहाँ पर बचा है 2 इंटू ए, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a, तो a गुना 2 यहाँ पर आएगा, 2 से इसको भी गुना करेंगे हम। ठीक है, 2uv माइनस, फिर यहाँ से वही 2 आएगा, 2u स्क्वायर। ठीक, बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस से जब किसी भी चीज़ को गुना होता है तो सेम का सेम ही रह जाता है, यानी प्लस इंटू प्लस करते तो भी प्लस, प्लस इंटू प्लस करते तो प्लस, अब प्लस इंटू माइनस करते तो माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस
2uv, 2uv, तो प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसिल, ठीक है। अब देखिए एक माइनस 2 स्क्वायर में से एक प्लस यू स्क्वायर गया, ठीक है, तो यानी एक वाला कैंसिल, ये समझिए वी स्क्वायर है, ये एस के लिए निकला था, ठीक है, तो एस बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 स्क्वायर में से प्लस यू स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर बचेगा, नीचे हो गया हमारा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोना कोनी गुना, 2a इंटू एस क्या होगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हुआ। तो आप कहिएगा कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ, यहाँ तो लेकिन बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को भैया सब्जेक्ट बना लीजिए ना, तो ऐसे बनाइए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as, यानी ये हुआ आपका, ये निकल के आया है, ठीक है। वी स्क्वायर को पकड़ के रखिए, यू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये आपका तीसरा समीकरण भी प्रूफ हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, इसी के आधार पर, इस तीनों समीकरण के आधार पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल को।